सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचटी एजुकेशन अब में। कल जो हमने वीडियो जो बनाया था उसमें हमने पढ़ा था सार्थक अंकों के बारे में और मात्रकों के बारे में। आज हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो में, जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। पार्ट टू है ये इस वीडियो का, इस चैप्टर का पार्ट 2 है ये। चैप्टर 1 मात्रक और मापन यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे अंकीय संक्रियाओं के नियम से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंकीय संक्रियाओं के नियम। संक्रियाओं को मतलब क्या होता है? संक्रियाएं होते हैं मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब जो है ये चारों संक्रियाएं होती है हमारी। पहला नियम ये कहता है इस अंकीय संक्रियाओं का नियम में कि संख्याओं के गुणा या भाग से प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। इसका अर्थ क्या है? देखो कि हमने घनत्व ले लिया यहाँ पे द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान जो है वो हमारा 4.273 ग्राम और आयतन जो है वो हमारा है 2.41 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखो कितने अंक है ऊपर वाली संख्या में, सार्थक अंक कितने? 4, 2, 7, 3, यानी 4 सार्थक अंक है ऊपर वाले द्रव्यमान में। 4 है, 2 है, 7 है और 3 है। लेकिन नीचे वाली संख्या में देखो 2, 5 और 1, 3 सार्थक अंक है, 2.51। तो यदि हम दो संख्याओं का भाग देते हैं या गुणा करते हैं, गुणा या भाग, तो जो ऐसी संख्या जिसमें कम से कम सार्थक अंक है ना, उन सार्थक अंकों को हम देख लेंगे कि कितने सार्थक अंक उसमें कम से कम, और जो हमारा परिमाण जो लास्ट में जो आएगा ना उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। जैसे 4.273 में 4 सार्थक अंक है तो हमें परिमाण में है ना वो 4 नहीं लिखने, ऐसे 1.69 आगे जो भी संख्याएं आएंगी ना उनको नहीं लिखना। हम ऐसा देखेंगे कि कौन सी संख्या में कम से कम सार्थक अंक है और परिणाम में उतने ही सार्थक अंक हमें रखने हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि योग व व्यवकलन से प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितनी मूल संख्याओं में कम से कम है। ये भी सेम ही है, मतलब सेम सा ही है। मतलब कि देखो यहाँ पे पहली संख्या हम जोड़ रहे हैं, योग का मतलब जोड़ है और व्यवकलन का मतलब घटाव, माइनस, और ये योग हमारा है प्लस। पहले हम जोड़ रहे हैं इन संख्याओं को, ग्राम में सभी मात्रक हमेशा समान रखने हैं। जब भी हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं घटाते हैं तो ग्राम 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 लास्ट में जो मात्रक है ना वो सेम रहना चाहिए। अब ये देखो इसमें कितने सार्थक अंक है? 436.32 में 4, 3, 6, 3 और 2, 5 सार्थक अंक है। 227.2 में 2 है, 2, 2, 7 और एक ये 2 ये रहा, तो ये 4 सार्थक अंक है इसमें। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं? 5, और यहाँ पे कितने हैं? देखो 3, 0, 1, ये तो 0 कंसीडर होता नहीं सार्थक अंकों में। 3, 0 और 1 यानी 3 सार्थक अंक है। यानी कि कम से कम सार्थक अंक कितने हमारे? 3 है, 3 है। ठीक है, तो ये जो है लास्ट वाली संख्या उसमें 3 ही सार्थक अंक होने चाहिए, दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। दशमलव के बाद की जब हम बात करते हैं, पहले तो हमारे ये आगे 3, तो ये 663 आ गए। अब दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक हमें रखने हैं, तो यहाँ पे दशमलव के बाद वाले देखते हैं। देखो यहाँ पे कितने दशमलव के बाद 2 है, यहाँ पे दशमलव के बाद सार्थक अंक 1 है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 3 है सार्थक अंक। कम से कम देखने, कम से कम कितने हैं? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, जो वो 1 ही सार्थक अंक है, बस 1 सार्थक अंक है। तो यानी दशमलव के बाद जो है वो हमें 1 ही सार्थक अंक रखना है परिणाम के अंदर। देखो फिर से देख लो, योग और व्यवकलन से प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितनी मूल संख्याओं में कम से कम है। देखो आप इस इतने पार्ट को ध्यान से देखो, दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। पहले की हम बात नहीं कर रहे, पहले तो हम योग करते हैं तो पहले वाले जितने भी सार्थक अंक वो तो हम रखते हैं उतने ही, वो तो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। बाद वाले जितने भी सार्थक आने वाले हैं ना तो हम उसमें लास्ट वाले बाद वाले के अंदर देखेंगे, ये सारे देखो बाद में आ रहे हैं। ये वाले जो अंक है ना, ये वाले अंक ये सभी बाद में आ रहे हैं, तो बाद के जितने भी अंक उनमें कम से कम कितने अंक आ रहे हैं किसी संख्या में वो हम यहाँ पे रख देंगे, उतने ही अंक इसमें रख देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। इसी प्रकार देखो एक और एग्जाम्पल, 0.307 माइनस 0.304 बराबर 0.001। ये देखो कैसे हुआ कि 0.307 में दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है? 3, 0 और 7, 3, 0 और 7 यानी 3 सार्थक अंक है, 3। इसी प्रकार 0.304 में भी 3 सार्थक अंक है, 3, 0 और 4, तो इसमें भी 3 है। तो दशमलव के बाद इसमें भी 3 ही सार्थक अंक आने चाहिए। तो ये यहाँ पे हो गए 0, 0 और 1 जो है वो सार्थक अंक हो गए। ये 0, 0 कैसे हुए? कल हमने नियम पढ़े थे, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा ना तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक तो है वो सार्थक अंक होगा ही,
क्योंकि एक है वो अशून्य संख्या है, यानी शून्य नहीं है वो, तो एक जो सार्थक अंक हो ही गया। और ये जो एक से पहले वाले जो बाईं ओर के शून्य है ना 2, ये भी सार्थक अंक में कंसीडर किए जाते हैं, ये हम कल के नियमों में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गए हमारे अंकीय संक्रियाओं के नियम। ये जो 2 नियम आपके, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अंकों का पूर्णांकन किस प्रकार किया जाता है। जो हमारे अनिश्चित अंक होते हैं ना किसी भी संख्या के अंदर, उनका पूर्णांकन किस प्रकार होता है वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। देखो पूर्णांकन किस प्रकार होता है वो देखो। पूर्णांकन का अर्थ क्या है कि कोई हमने पॉइंट में संख्या दे दी, मान लो 83.456 और एक हमें दे दी 83.453 और एक हमें दे दी 83.45 और 5। पूर्णांकन जो होता है ना वो हमें, देखो नियम तो ये कहता है कि हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक पूर्णांकन कर सकते हैं, यानी कि तीन संख्या तक भी कर सकते हैं, 4 संख्या तक भी कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, मोस्टली पॉइंट के बाद में 2 संख्या जो होती है ना, पॉइंट के बाद में जो 2 हमारे अंक आते हैं वहाँ तक ही पूर्णांकन जो है वो किया जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो है वो 2 अंक जो है वो हमें जो है जो सफिशिएंट डेटा है वो दे देते हैं। तो हमें पूर्णांकन के अंदर क्या करना है कि 2 अंकों तक है ना पूर्णांकन हमें करना होता है। अब देखो 3 नियम होते हैं। पहला नियम तो ये कहता है कि जिस अंक का हमें पूर्णांकन करना है, जैसे इस 5 का हमें पूर्णांकन करना है, यदि इसके बाद वाला अंक है वो 5 से अधिक हो, 5 से अधिक हो यानी ग्रेटर देन 5 हो, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है, और यहाँ तक हमें पूर्णांकन करना है 2 अंकों तक। आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एक संख्या दे दी जाएगी और आपको ऐसा बोला जाएगा कि 2 अंक दशमलव के बाद 2 अंकों तक उसका पूर्णांकन कीजिए। 2 अंक तक पूर्णांकन के मतलब है कि पहला अंक तो ये हो गया प्रथम अंक, और ये जो है वो दूसरा अंक हमारा 2 अंकों तक हमें करना है। दूसरा अंक जो है, द्वितीय अंक जो है, यहाँ तक हमें पूर्णांकन करना है। तो जिस अंक तक पूर्णांकन करना है ना, उसके अगला जो उससे आगे आने वाला जो अंक है ना वो देखो आप, यदि वो 5 से बड़ा है, ये देखो 6 है वो 5 से बड़ा है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 6 है वो 5 से बड़ा है। तो जो यदि 5 से बड़ा हो गया तो 5 में जो है हम +1 कर देंगे, 5 में +1 कर देंगे, 5 में +1 कर देंगे तो उससे क्या होगा, ये संख्या हो जाएगी बराबर में 83.46, 83.46 होगी ना, ये हो गया हमारा संख्या का 2 अंकों तक पूर्णांकन। ये हमारा होगा प्रथम नियम। यदि पूर्णांकन जिस अंक का हो रहा है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से बड़ा हो तो पूर्णांकन होने वाले अंक में 1 जोड़ दें आप, तो ये हो गया 83.46। इसको बोलते हैं 2 अंकों तक इस पूरी संख्या का पूर्णांकन, ठीक है। अब देखते हैं कि यदि ये संख्या जो है पूर्णांकन जिस अंक का होने वाला 5 के बाद वाला वो यदि 1 से छोटी हो, 5 से छोटी हो, 3 जो है वो 5 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे, बस -1 नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि -1 कर देंगे, नहीं, -1 नहीं करना, आपको जो है इस संख्या को बस हटा देना है, यानी रिमूव करना है इसको। तो ये जो है वो संख्या आ जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 83.45। ये होगा हमारा 2 अंकों तक पूर्णांकन इस संख्या का 453 का, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। अब देखो तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि ना तो हम पहले नियम को फॉलो कर पा रहे हैं ना ही दूसरे नियम को फॉलो कर पा रहे हैं किसी संख्या के लिए, तो तीसरे नियम में क्या होता है कि जिस संख्या का हमें पूर्णांकन करना है ना उसके बाद में 5 आ जाता है। 5 आ गया तो ना तो ये 5 से बड़ा है ना ये 5 से छोटा है, 5 तो 5 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या तक हमें पूर्णांकन करने दे रही है, मान लो दशमलव के बाद में 2 संख्याओं तक पूर्णांकन करना है, तो उसके लिए 2 नए नियम हमें परिभाषित करने पड़ते हैं। पहला नियम तो ये कहता है कि यदि जिस संख्या का पूर्णांकन करना है हमें, जिस संख्या तक, यानी कि 5 से पहले वाली जो पूर्ववर्ती संख्या वो यदि विषम हो, जैसे यहाँ पे 5 है वो विषम संख्या हो, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे +1 कर देंगे, उसमें +1, यानी कि इस वाली संख्या जो है ना, ये 5 जो विषम संख्या है उसमें +1 कर देंगे तो पूर्णांकन कंप्लीट हमारा हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 83.46। देखो क्या है, 2 नियम है। पहला तो ये कि जिस संख्या तक पूर्णांकन करना है उसके बारे में 5 आना चाहिए, है ना। पहली कंडीशन तो ये, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये कि 5 आ गया,
फिर देखते हैं कि इससे पहले वाला जो हमारा अंक है ना वो विषम होना चाहिए, विषम होते ही है ना उसमें +1 जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 83.46, ये हो गया इसका पूर्णांकन। और यदि ये सम हो, मान लो कि ये ऐसे हो 83.42 हो, मान लो 425 हो, तो यहाँ पे देखो यहाँ तक पूर्णांकन करना है, तो इसको बस क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि ये 2 जो है वो एक सम संख्या है। सम संख्या आते क्या हो, पूर्व, यदि 5 से पूर्ववर्ती जो संख्या है वो सम संख्या हो तो 5 को हटा देंगे और ये जो संख्या होगी वो बन जाएगी 83.42, बस ये होगा हमारे पूर्णांकन की नियम जो है वो कंप्लीट। बस ये इतना ही नियम है। ये लास्ट वाला जो नियम है ना 5 वाला, उसका आप थोड़ा ध्यान रखिए, उसमें सम और विषम अंक का आपको पता करना है पहले, उसके बाद में या तो आपको एक जोड़ना है या फिर एक उस संख्या को 5 को जो है वो हटा देना है, -1 कहीं भी नहीं करना है, बस ये याद रखना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि -1 कर देते हैं, पता नहीं क्यों, कि भाई या तो एक जोड़ दो या एक घटा दो, घटाना कभी नहीं होता, या तो इसमें एक जोड़ना है पूर्णांकन करते टाइम या फिर उसको बस छोड़ देना है। पूर्णांकन का टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती है। विमाएं, डायमेंशंस। डायमेंशंस देखिए क्या होती है, भौतिक राशियों की विमाएं क्या प्रदर्शित करती है, विमाएं होती क्या है वो देखते हैं। द्रव्यमान को जो है, द्रव्यमान को विमाओं के रूप में यदि, विमा के रूप में यदि लिखना हम चाहें तो उसको ऐसे लिखा जाता है m के रूप में। और यदि हम यही दूरी को लिखना चाहें, दूरी को या लंबाई को, दूरी या लंबाई को यदि लिखना चाहें तो उसको हम विमा के रूप में L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार समय को जो है, समय को विमाओं के रूप में, विमा के रूप में T के रूप में व्यक्त करते हैं, MLT। और जो विद्युत धारा जो होगी ना, विद्युत धारा, उसको कैपिटल A से, कैपिटल ही आएंगे सारे, और जो ताप होगा हमारा ताप, उसको कैपिटल K से हम रिप्रेजेंट करेंगे विमा के रूप में। देखो विमा होती क्या है, विमा हमें बताती है किसी भी भौतिक राशि के अंदर द्रव्यमान का, दूरी का, समय का, धारा का, ताप का, ये जो भौतिक राशियां है ना, मूल भौतिक राशियां, ये सारी मूल भौतिक राशियां हैं, मूल राशियां, मूल राशियां जितनी भी है ना हमारी 5, ये 5 आगे और भी बहुत सी मूल राशियां हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं उतनी। जैसे कि हमारा वो आ गया CD, CD से एक व्यक्त करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, उसको ताप बोलते हैं या पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, 1 मिनट में देखता हूँ। CD जो होता है, हाँ, ज्योति तीव्रता, ये ज्योति तीव्रता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको CD से लिखा जाता है, ये भी एक डायमेंशन है, विमा के अंदर आता है ये भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो विमा का अर्थ क्या है, विमा का अर्थ है कि जो भी हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ जितनी भी है, या जितनी भी हमारी भौतिक राशियाँ मोस्टली उनमें मूल भौतिक राशियों का कितना पार्ट है वो हमें विमा डिफाइन करती है, विमा उसको प्रदर्शित करती है। कैसे, वो हम देखते हैं। देखो द्रव्यमान को इस प्रकार, दूरी को इस प्रकार, समय को इस प्रकार, धारा को इससे और ताप को इससे निरूपित किया जाता है। अब देखो हम वेग का उदाहरण लेते हैं। देखो वेग का जो सूत्र होता है वो ये होता है, दूरी बट्टा समय, या फिर विस्थापन बट्टा समय, ठीक है, विस्थापन बट्टा समय। तो अब विस्थापन को हम दूरी से, विस्थापन या दूरी सेम ही होती है, यानी इसको हम L से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इसको, और समय को जो है वो हमने T से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये T ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे L इंटू टी की पावर -1। ये जो है, ये L इंटू टी -1 जो है वो इसका विमा सूत्र कहलाता है, ठीक है। और ये हमें बता क्या रहा है कि वेग के अंदर लंबाई यानी दूरी की जो विमा है वो 1 है, क्योंकि L की पावर 1 है ना, और समय का जो है उसकी विमा -1 है, समय की विमा -1 है वेग के अंदर, और दूरी की विमा वो 1 है। इससे पता क्या चल रहा है कि भाई दूरी का पार्ट कितना है, दूरी का पार्ट कितना है, समय का क्या योगदान है इस वेग के अंदर, वेग का जो हमारा सूत्र है उसके अंदर दूरी का कितना योगदान है और समय का कितना योगदान है, ये हमें विमाओं से पता चलता है। अब ये जो मैंने इस प्रकार इसको लिखा है ना, इसको बोला जाता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, देखो विमीय सूत्र एक अलग ही टॉपिक है, देखो नया टॉपिक है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र लिखा कैसे जाता है वो पूछा जाता है आपको एग्जाम के अंदर, या फिर आपको किसी भी मान लो सूत्र की जांच करनी हो, किसी भी भौतिक सूत्र की जांच करनी हो, तो उसके लिए हमें विमीय सूत्र काम में लिया जाता है। मान लो हमें बल का विमीय सूत्र लिखना है, ये उदाहरण से समझ में आएंगे, इसके कोई परिभाषा वगैरह नहीं काम आती। बल का हमें विमीय सूत्र लिखने दे दिया,
बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू ए। ठीक है, अब m को तो हम द्रव्यमान को लिख देंगे m से, कैपिटल M से। अब a का विमीय सूत्र हमें लिखना है त्वरण का। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा? त्वरण होता है वो वेग बटा समय होता है, वेग बटा समय। और वेग जो होगा वो होगा विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। और ये एक समय, ये आ गया समय। ठीक है, विस्थापन को हम लिखेंगे L से, L, और नीचे समय जो होगा ना वो आएगा t की पावर 2, t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लास्ट में आ जाएगा L इंटू टी की पावर -2। नीचे से जब ऊपर लाते हैं ना किसी भी ये नीचे वाले पार्ट को, तो जो घात होती है वो माइनस की हो जाती है। तो ये L-T-2 जो है वो त्वरण का विमीय सूत्र है, L इंटू T-2। और ये बड़े ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या व्यक्त कर रहा है कि ये हमें विमीय सूत्र के रूप में त्वरण को लिखा है, L इंटू टी की पावर -2। ये इंटू नहीं है, सॉरी, L-T-2, बस इतना ही पढ़ा जाता है इसको। तो अब ये L-T-2 जो आ गया ना हमारे पास, तो अब इस L-T-2 को हम यहाँ पे रख देंगे बल के सूत्र में। तो ये त्वरण की जगह, त्वरण का विमीय सूत्र L-T-2 है, तो ये आ गया M-L-T-2। और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। बड़ा ब्रैकेट व्यक्त करेगा कि फोर्स का जो विमीय सूत्र है वो है M-L-T-2, या फिर इसको ऐसे पढ़ा जाता है M1L1T-2। M1 इसलिए क्योंकि M की घात जो है वो 1 है और L की घात वो भी 1 है। इसको लिखा नहीं जाता, एक को नहीं लिखा जाता, बाकी सभी घातों को हम ऊपर ऐसे घात लगा के व्यक्त करते हैं। तो M1L1T-2 जो है वो बल का विमीय सूत्र है, बल का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। इसी प्रकार किसी भी भौतिक राशियों का जब हम विमीय सूत्र निकालते हैं ना, तो हम ऐसे उसको मूल संख्याओं के अंदर पहले तो तोड़ लेते हैं, उसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करके, और फिर लास्ट में जो है M-L-T-A और K के रूप में उसको व्यक्त कर देते हैं। इसके आपको उदाहरण जो है किताब में और मिल जाएंगे। ये हो गया हमारा विमाओं का जो पार्ट है ना वो कंप्लीट। इसका बस बेसिक तो है वो इतना ही है। आपको और जो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ है ना उनके विमीय सूत्र लिखने आने चाहिए। और ये आप जो है एग्जाम्पल के रूप में आप इसको हम और देखो, अभी मैं करा देता हूँ एक दो इस प्रकार करा दें कि देखो, कार्य है, कार्य या फिर ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का, हमें कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र सेम ही होता है। कार्य के विमीय सूत्र देखो, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये कार्य का सूत्र है, बल इंटू विस्थापन। बल का हमें विमीय सूत्र पता है M1L1T-2, ML इंटू T-2। और विस्थापन का जो है वो कितना होगा, एक विस्थापन का L आ जाएगा, L। तो ये L और ये L जो है उसकी घातें जुड़ जाएगी, तो ये लास्ट में आ जाएगा M1L2 T-2। तो M1L2 T-2 जो हो गया ना वो हो गया हमारा कार्य का विमीय सूत्र। इस प्रकार क्या है, सभी भौतिक राशियों का हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये होगा हमारा विमाओं का टॉपिक कंप्लीट। इसके साथ ही होता है हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट। आगे के हम वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 की। ये जो विमाओं का टॉपिक है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी सहायता से आप किसी सूत्र की जो है जाँच भी कर सकते हैं कि वो सूत्र सही है या गलत। किस प्रकार की, मान लो कोई सूत्र हमें दे दिया कि, मान लो बल के उदाहरण से ही ले लेते हैं हम। बल का उदाहरण सबसे इजी उदाहरण है, इसलिए हम बार बार इसको लिखते हैं। बल का उदाहरण हम लिखते हैं, हमें बल का विमीय सूत्र पता है पहले से ही, हमें दे रखा है M1L1T-2। अब हम यदि M और A के जब विमीय सूत्र निकालेंगे ना और उनको हम गुणा करेंगे तो तब भी हमें M1L1T-2 जो है वो प्राप्त होगा। तो हम इस प्रकार जांच कर सकते हैं किसी भी सूत्र के, जो सत्यापन कर सकते हैं कि हाँ ये सूत्र जो है वो सही है। ये यहाँ पे कई इसकी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन है, कई जगह पे काम नहीं करता। लेकिन मोस्टली जो है यदि आपको ऐसा जांच करना है कि आपने जो डिराइव किया जो फॉर्मूला वो सही है या गलत, तो आप उसमें जो विमाएं जो है ना M1L1T1 की वो रख के देख लें और विमाओं की आपकी जांच हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।